हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज का जो क्लास है यह आपके फंडामेंटल राइट का क्या है, सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने आपके पहले मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को क्या करेंगे, उसमें दो आर्टिकल्स और बच गए हैं, आपका आर्टिकल 17 और 18। उसे कंप्लीट करके हम लोग डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, आपके फ्रीडम पे आ जाएंगे, यानी स्वतंत्रता के अधिकार पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार था, पहला क्या था आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। इसको हमने कहाँ से कहाँ तक बताया था कि इसमें कौन से हमें आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो इसमें आपको 14 से लेके आपको 18 तक आर्टिकल्स पढ़ना था, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छे में और डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आपको कौन कौन से आर्टिकल्स बता दिया था, आपको हमने 14 बता दिया था, 15 बता दिया था, आपको 16 बता दिया था, और आज हमारा 17 और 18 आर्टिकल इसमें अभी क्या है, बचा है। उसे क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से और प्यार से समझेंगे और कभी भी इसमें डाउट न रहे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है, उसे समझना है। समझना है कैसे, तो मेरे साथ क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे लिखिए आर्टिकल 17। तो देखिए आपका आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो हमारा अनटचेबिलिटी वर्ड है यानी अस्पृश्यता वर्ड है, इसे हमारे संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये जो आपका अस्पृश्यता वर्ड है आपके संविधान में कहीं पर भी मतलब इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब कोई भी मतलब चीज़ हमारे संविधान में नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको जानने के लिए कहाँ जाते हैं, या तो अपने हाई कोर्ट के किसी निर्णयों पे जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो आपके मद्रास हाई कोर्ट का एक आपका जजमेंट आया था, उन्होंने क्या किया था, आपके अस्पृश्यता शब्द को क्या किया था, परिभाषित किया था। तो वो कैसे परिभाषित किए थे वो अभी मैं नोट्स बना के आपको बताऊंगी और फिर बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, आर्टिकल आपका 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का, हमको हिंदी लिखने नहीं आता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, छुआछूत का अंत। अब आपको समझना है हमने क्या बात बताया, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो हमारा अस्पृश्यता शब्द है यानी जो अनटचेबिलिटी वर्ड है, इसे हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है कि नहीं, तो यह हमारे संविधान में कहीं भी इसका परिभाषा नहीं दिया गया कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमारे मद्रास हाई कोर्ट ने बताया है कि जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार, वही क्या कहलाता है, अस्पृश्यता कहलाता है। यानी जन्म के आधार का मतलब क्या हो गया कि किसी बच्चे का जन्म क्या होता है, छोटे मतलब कि घर में होता है, छोटे घर नहीं, छोटे जाति में होता है, तो जन्म के आधार से उसे क्या कर दिया जाता है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता शब्द मतलब परिभाषित किया गया है कि किसी बच्चे का जन्म छोटे वर्ग में हुआ है, मतलब छोटे जाति में हुआ है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, छुआछूत करेंगे। छुआछूत मतलब कि उसके साथ हमें बैठना नहीं है, उसके साथ हमें खाना नहीं खाना है, अगर उसके साथ हम लोग बैठेंगे खाना खाएंगे तो जो हमारा दिन है वो अशुभ हो जाएगा। ये मतलब बहुत सी बातें क्या थी आपके उस समय समाज में हमारी क्या थी, बहुत मतलब चल रहा था। अभी तो आपको ऐसा दिखाई नहीं देता होगा ज़्यादा, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय आज़ादी के समय बहुत सी लोगों में क्या थी, ऐसी भावनाएं थी कि हमें छोटे जाति के लोगों के साथ तो बैठना नहीं है, बात भी नहीं करना है, क्योंकि वो लोग क्या होते, बहुत मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वही आपसे आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी आज से कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, ये बात नहीं करेगा कि कोई छोटे जाति का है तो हम उसके घर खाना नहीं खाएंगे, उसके घर जाएंगे नहीं, उससे संबंध नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वही आपसे आर्टिकल 17 में बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन आपके संविधान में इस वर्ड को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस वर्ड को परिभाषित किसने किया है, तो आपके मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है, इसे इसकी व्याख्या की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अस्पृश्यता शब्द का
अस्पृश्यता अस्पृश्यता शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया। अस्पृश्यता शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब हमने क्या कहा कि कोई भी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया रहता है तो उसको देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाते हैं। ठीक है, तो आपके मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार, यानी किसी बच्चे का जन्म छोटे जाति के घर में हुआ है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, छुआछूत की भावना को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार। ठीक है, जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार, तो ये आपका जो आर्टिकल 17 है वह क्या होता है, कंप्लीट। यानी हमने आर्टिकल 17 में आपको क्या बताया मैम, हमारे अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। लेकिन अस्पृश्यता शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है, इसकी व्याख्या की है और उसने कहा है कि जन्म के आधार पर हमारे कुछ जातियों का क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। ये होता है आपका आर्टिकल 17। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 18 पे कि हमारे आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है, आपके उपाधियों का अंत। ये क्या होता है अभी समझा रहे हैं। ठीक है, उपाधियों का अंत का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ भारत पर रूल कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत से गांव के लोगों को क्या करते थे, कुछ उपाधियाँ दिया करते थे। जैसे कोई जमींदार है तो उसको राजा, राय बहादुर या वीर बहादुर, बहुत सारी क्या करते थे, उपाधियाँ दिया करते थे। लेकिन आपके आर्टिकल 18 में बोल दिया गया है कि उपाधियों का अंत, यानी अब कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, किसी गांव के व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि समाज में एक हमारा क्या होता है कि भेदभाव की भावना एक मतलब ऐसी हो जाती है, खड़ी हो जाती है कि किसी को आप राय बहादुर बोल रहे हैं, किसी को आप वीर बहादुर बोल रहे हैं और वहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है उससे आप कुछ नहीं बोल रहे, तो कैसा लगेगा, एक ऐसा लगता है ना कि हम इससे थोड़ा सा नीचे हैं और ये बहुत बहादुर है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो लोग उनकी चापलूसी करते थे, मतलब उनसे ज़्यादा तालमेल रखते थे और भारतीय लोगों की चापलूसी करते थे उनसे जाकर, तो वो लोग उनको ऐसा उपाधियाँ दिया करते थे और ताकि वो उनका जो लेवल है वो इतना तक रहे। ठीक है, तो इसलिए आपके आर्टिकल 18 में ये सारी बातें, मतलब जब हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को बनाया तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में ये जो उपाधियां है यह किस तरह से लोगों के बीच में एक भेदभाव की भावना को क्या कर रही है, खड़ी कर रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके आर्टिकल 18 में क्या किया, उपाधियों का अंत किया। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे सेना में बहुत सारे पोस्ट को, मतलब बहुत सारे सेना को क्या दिया जाता है, मेजर, कर्नल का उपाधि दिया जाता है। तो आपके आर्टिकल 18 में बोला गया है कि राज्य जो है हमारी, राज्य का मतलब क्या हो गया, यूपी बिहार नहीं समझना है। ठीक है, राज्य का मतलब हो गया हमारी संसद, विधानसभा, विधानमंडल, ये सारी। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, ये सारी होती है आपकी राज्य के अंतर्गत आती है। तो हमने क्या कहा कि आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्य सेना एवं विद्या के अलावा क्या करेगी, किसी को भी उपाधि नहीं धारण करेगी। यानी कोई व्यक्ति सेना में है
तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। और कोई व्यक्ति अपने क्या है स्टडी में टैलेंट है, यानी अपने एजुकेशन में टैलेंट है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, उपाधि दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेना और विद्या के अलावा और आप किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है, आपके राज्य के समक्ष समानता के क्या है, विरोध में है। यानी जो इक्वालिटी हमें समाज में लाना है, तो उसके लिए क्या है, यह विरोध में हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप इतना बड़ा कर दे रहे हो, राय बहादुर, वीर बहादुर, उसे उपाधि दे रहे हो, और जो बगल में व्यक्ति बैठा है उसे कैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ दिखाई दे रही है? तो इसलिए समानता को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, उपाधियों का अंत किया गया है, मतलब उपाधियों का अंत किया गया है। तो यहाँ पे लिखिए, अनुच्छेद 18 में यह उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 18 में यह उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 18 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य विद्या एवं सेना के अलावा और किसी भी प्रकार की उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगी, ठीक है। अनुच्छेद 18 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य विद्या मैंने गलत लिखा है, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं, पता नहीं इतना गलत क्यों हो जाता है। राज्य विद्या एवं सेना के अलावा और किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी, ठीक है। तो आपके अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत मतलब समझ में आ गया कि आपके अनुच्छेद 18 में बोला गया है, एक मिनट, तो देखिए आपके अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 18 यह उपबंध मतलब अनुच्छेद 18 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य विद्या एवं सेना के अलावा क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। साथ ही इसमें और बताया गया है कि कोई भी राज्य का व्यक्ति यानी भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों से क्या कर सकता है, किसी भी तरह का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है भारत का, जैसे हमारे राजदूत हो गए, वो अमेरिका में जाके बैठे हैं, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, मतलब अभी तो ट्रम्प अगर बोलते हैं कि हम आपको क्या करते हैं, ये इस बात की आपको इस चीज़ की उपाधि देते हैं, तो वह व्यक्ति जब तक उपाधि नहीं ले सकता है तब तक कि वह क्या करे, अपने देश के राष्ट्रपति यानी हमारे देश के राष्ट्रपति से क्या करे, अनुमति न ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, राज्य का कोई भी व्यक्ति विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, राज्य का कोई भी व्यक्ति विदेशों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है बगैर राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है वो बातें आपको समझ में आ गया। उपाधियों का अंत, यानी अब हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को टाइटल नहीं दिया जाएगा जो हमारे ब्रिटिशर्स पहले दिया करते थे। अब केवल विद्या और सेना
दोनों ही चीज़ों में क्या दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा। जैसे सेना में किसी को कर्नल का, किसी को मेजर का, ये सारा टाइटल दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति, यानी हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं विदेशों में रहता है तो विदेश की जो सरकार है उसे कोई उपाधि देना चाहती है तो वह व्यक्ति जब तक उपाधि नहीं ले सकता है तब तक कि राष्ट्रपति हमारे देश के क्या कर सके, उससे अनुमति ना दे, ठीक है। तो दूसरी बात आपके मतलब इस आर्टिकल में ये बोला गया है। तो ये जो आपका समानता का अधिकार है, जो कि हमें आर्टिकल आपके कौन कौन से पढ़ने थे, आपको 14 पढ़ना था, 14 हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। 15 पढ़ना था, 15 हमने पढ़ा दिया था। 16 पढ़ना था, पढ़ा दिया था। 17 और हमारा 18 बचे था, जो कि आज हो गया क्लियर। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत यानी किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड फंडामेंटल राइट पे। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वह क्या है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो आपके 19 से लेके 22 तक आर्टिकल हमारा कहाँ कंप्लीट होगा, तो इस हमारे दूसरे मौलिक अधिकार जो कि क्या है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है यानी राइट टू फ्रीडम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रीडम वर्ड को समझना होगा कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बहुत प्यार से और अच्छे से लिख रही हूँ, क्या, फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है। तो देखिए आपके स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यानी आपके जो दूसरा फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपके बुक में, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो आपकी फ्रीडम होती है यानी जो स्वतंत्रता होता है वो हर व्यक्ति के हिसाब से क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मेरे और आपके हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में जो उसके फैमिली है उसे पढ़ने नहीं दे रहे, तो उसके लिए स्वतंत्रता क्या होगी कि हमें पढ़ने के लिए आज़ादी दी जाए। किसी के घर में किसी के पेरेंट्स उसे रात में 10 बजे तक बाहर घूमने नहीं दे रहे हैं, तो उस लड़के के लिए क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमें रात में 10 बजे तक बाहर घूमने देना चाहिए, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा दोस्तों के साथ, ठीक है। तो सबके हिसाब से यानी सभी लोगों के हिसाब से जो स्वतंत्रता होती है वह क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है। तो सबके हिसाब से स्वतंत्रता अलग अलग होती है। तो क्या किसी को कुछ करने की आज़ादी दे दिया जाए, मतलब कोई बोला कि हमें तो मर्डर करने का मन कर रहा है, हमें तो चोरी चकारी करने का मन कर रहा है, हमें सिगरेट फूकने का मन कर रहा है, तो ये सारी आपके स्वतंत्रता में क्या हो जाएंगे, कंसीडर नहीं होंगे। तो कौन सी बातें आपके स्वतंत्रता में रखी गई है और ऐसे कौन कौन सी हमारी बातें हैं जिन पर थोड़ा सा कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है, वो सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपकी फ्रीडम है यानी जो आपकी स्वतंत्रता है वह हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक हम इमेज दिखा रहे हैं, यहाँ पे इमेज है एक व्यक्ति को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कौन है, हमारे नेल्सन मंडेला है, ठीक है। ये हमारे कौन है, नेल्सन मंडेला, इनके बारे में हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अब हम कुछ क्या करते हैं, महान पुरुषों के द्वारा क्या करते हैं, स्वतंत्रता शब्द को समझते हैं कि इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी यानी एक बुक लिखा है, द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये क्या है, उनके बुक का नाम है, ये क्या है, इनका ऑटोबायोग्राफी है। इसमें इन्होंने बताया है अपने स्ट्रगल के बारे में। तो ये जो आपके नेल्सन मंडेला थे, इनके बारे में थोड़ा सा, इनसे हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता को समझते हैं कि इनके हिसाब से स्वतंत्रता क्या चाहिए। तो देखिए ये जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर रूल करते हैं
और वो हमारे साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि किस तरह से नस्लवादी भेदभाव वहाँ पे देखने को मिल रहा था, यानी रेस के बेसिस पे, यानी बोल सकते कि नस्ल के आधार पे नस्लवादी भेदभावना का मतलब क्या होता है, गोरे और काले, गोरे और काले के बीच में वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, भेदभाव देखा कि जो हमारे वाइट है और जो नॉन वाइट है उनके बीच में आपके रेस के बेसिस पर क्या किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। यानी जो वाइट लोग थे उनको बसेज में सीट मिलता था और वो आगे बैठते थे, लेकिन जो नॉन वाइट होते थे यानी जो ब्लैक लोग होते थे उनको बस में पीछे बैठना रहता था, बैठना भी नहीं रहता था, खड़े रहना, मतलब खड़े रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो हमारे नेल्सन मंडेला थे ये अपने देश में यानी साउथ अफ्रीका में सारी ये कहानी देख रहे थे। तो इनके लिए स्वतंत्रता क्या होती है कि हमें ये जो काले और गोरे के जो बीच में ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे हमें क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलना चाहिए। उसी के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया है और अपने बुक में द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या किया है, वो सारी स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको नेल्सन मंडेला के हिसाब से स्वतंत्रता समझ में आ गया कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और जो इनके देश में नस्लवादी भेदभावना पनप गई थी, गोरे और काले के बीच में जो भेदभावना थी उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया और उससे आज़ादी पाना ही इनके लिए क्या था, स्वतंत्रता था। यहाँ पे हमारी एक और फेमस लीडर है जो कि वोमेन लीडर है, ये क्या है, हमारी ऑंग सान सू की हैं। ये क्या है, आपकी म्यांमार की पीएम थी लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑंग सान सू की हैं इनके पति इंग्लैंड में कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑंग सान सू की हैं यह अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि मैं अगर इंग्लैंड चली जाऊंगी तो फिर म्यांमार के लोग मुझे क्या करेंगे, इंग्लैंड से वापस आने नहीं देंगे। तो इनको किस तरह की आज़ादी चाहिए, तो डर से आज़ादी चाहिए कि हमें हमारे डर, मतलब हम जो डर के जीते हैं उस डर से हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो इनके लिए स्वतंत्रता क्या माना जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फियर, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ फियर, यानी डर से क्या इनको चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। डर कैसा, क्योंकि इनके पति इंग्लैंड में कैंसर से मर रहे हैं लेकिन ये जाना नहीं चाहती क्योंकि इनको पता है कि दोबारा मैं म्यांमार आऊँगी तो म्यांमार के लोग मुझे एंट्री नहीं करने देंगे देश में। तो ये चाहती हैं कि हमें कैसा स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो डर से स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो आपने दो व्यक्तियों को देख लिया कि दोनों व्यक्ति के हिसाब से स्वतंत्रता कैसी कैसी चाहिए। इनके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया कि काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव हो रहा है उससे हमें स्वतंत्रता मिले। इनके हिसाब में डर से हमें क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो अब हम अपने बुक में देखते हैं कि हमारे बुक में क्या क्या स्वतंत्रता का प्रोविज़न किया गया है, यानी कैसे कैसे फ्रीडम हमारे बुक में क्या है, ऐड है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला फ्रीडम हमने देख लिया। फ्रीडम सबके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है, सभी व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है, हमारे और आपके हिसाब से भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने इस आर्टिकल पे, यानी जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें आपको 19 से लेके 22 तक आर्टिकल्स को पढ़ना है और सारे आर्टिकल्स में हम लोग केवल स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है उसी को अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19 में हमें 6 क्लॉज को पढ़ना है, यानी उसमें और 6 आर्टिकल्स है उसे भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या आर्टिकल 19(1) में क्या बोला गया है, राइट टू, पहले मैं लिख ले रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस बोल सकते हैं या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस और आपके थॉट एंड एक्शन। ठीक है,
तो देखिए आपके आर्टिकल 19(1) में क्या बोला गया है कि हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ सोचने की स्वतंत्रता चाहिए, और हमें एक्शन मतलब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि तलवार जाके भांज रहे हैं, ये थोड़े ना एक्शन हो गया, ठीक है। आपको पॉजिटिव एक्शन करना है, नेगेटिव एक्शन नहीं करना है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि आर्टिकल 19(1) में क्या बोला गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्शन। लेकिन ये जो आपकी सारी स्वतंत्रता दी गई है, इन सारी स्वतंत्रता के साथ साथ में क्या किए गए हैं, कुछ आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, यानी कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब यहाँ से अब हम लोग पहले वर्ड से समझते हैं कि आपको पहला वर्ड क्या बोला गया है, एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या करना है कि कोई हेट स्पीच नहीं देना है किसी व्यक्ति के विरुद्ध। मतलब हम लोग भारत में क्या देखते हैं कि बहुत सी, हमारे भारत में तो दो मेजर पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो हमारी कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं वह बीजेपी के खिलाफ क्या करते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं, मतलब हेट स्पीच देते हैं, और लोगों के बीच में क्या करते हैं, बीजेपी के विरुद्ध में क्या करते हैं, गलत मतलब विरोधी भावनाओं को बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा हेट स्पीच नहीं फैलाना है। अपने आप को अगर व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है तो व्यक्त कीजिए, लेकिन इतना मत व्यक्त करने में आप डूब जाइए कि आप किसी के प्रति क्या कर रहे हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं, उसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। यानी लोगों को प्रोवोक नहीं करना है, उकसाना नहीं है कि हाँ उसका जाके गला काट दो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है, कीजिए, अच्छे बातों को बताइए ताकि देश के लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, थॉट का अधिकार है। यानी आप किसी व्यक्ति के साथ ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, तुम्हें बस यही बात सोचना है, नहीं, उसका जो मन है वो सोचे, ठीक है। तीसरा बात क्या बोला गया है, एक्शन। यानी आपको क्या करना है, कुछ एक्शन करने का अधिकार दिया गया है। अब एक्शन करने का अधिकार दिया गया है तो ये नहीं कि हीरो का एक्शन छोड़ के और विलेन वाला एक्शन करने लगे, ठीक है। वैसा बस फिल्म में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। तो आपका आर्टिकल 19(1) क्या बोला गया है, 19(1) क्या बोला गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्शन। यानी व्यक्त करने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है, 19(1) में बोला गया है, ठीक है। अब आपके 19(2) में क्या बोला गया है, उससे अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में अभी और आगे पढ़ाएंगे, जब इसी के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। तो देखिए आपके आर्टिकल 19(2) में क्या बोला गया है, आर्टिकल 19(2) में क्या बोला गया है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक आपको क्या होना है, इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। यानी आप बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे क्या होना चाहिए ना कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है वह नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने क्या कहा है कि सारी स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। अब आपसे बोला गया है कि आपको बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार है, तो आप वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जा रहे हैं जहाँ पे सड़क है, मान लो सड़क है और सड़क पे वाहन यानी गाड़ी बस जा रहा है और वहाँ पे बीच में जाके बैठ गए, तो उससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है वह क्या होगा, बिगड़ जाएगा। मतलब अब गाड़ी बस कैसे जाएगा, आपको अधिकार दिया गया है भाई बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने का, अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये नहीं है ना कि आप सार्वजनिक व्यवस्था को क्या कर दोगे, भंग कर दोगे। तो सारी स्वतंत्रता के साथ साथ क्या किया गया है, आप पर कुछ प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। तो यहाँ पे लिखिए बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। तो यहाँ पे लिखो बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था नहीं भंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसको भी यहीं पे आप लिख लीजिए, ठीक है। परंतु देश की सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, भंग नहीं होनी
चाहिए। आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में तो ये अलग अलग बताया गया है, लेकिन हम लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं पे लिख लेते हैं ताकि आपको क्या रहेगा, मतलब याद रहेगा जब आप लोग नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा 19(2) ये बात हो गया। अब आपके 19(3) में क्या बोलता है, 19(3) में बोला गया है कि आपको संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। यानी आप इकट्ठा हो गए, अब इकट्ठा हो गए तो आपको मन कर रहा है कि एक हम लोग संगठन बना लेते हैं, जो कि हम लोग सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे उस संगठन के थ्रू। ठीक है, तो आपसे आर्टिकल 19(3) में बोला गया है, आर्टिकल 19(3) संघ या संगठन बनाने का अधिकार। यहाँ पे लिख लीजिए छोटे से लाइन में ताकि आपको याद रहेगा, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? एक मिनट। तो आपसे आर्टिकल 19(3) में क्या बोला गया है, आपको संघ या संगठन बनाने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 19(4) पे। आर्टिकल 19(4) क्या आपसे बोलता है, उसे थोड़ा सा देखना है। ठीक है, आर्टिकल 19(4). अब आर्टिकल 19(4) में क्या बोला गया है कि भारतीय संघ में कहीं पर भी क्या है, आपको घूमने का अधिकार है। यानी कोई आपका मान लीजिए यूपी में है, कोई राजस्थान में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो अगर वह चाहता है कि हमें कहाँ जाना है, अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में घूमना है, तो उसे क्या है, घूमने की आज़ादी है। अगर ऐसा हमारे संविधान में नहीं होता कि कोई व्यक्ति एक राज्य का दूसरे राज्य में नहीं घूम सकता है, तो क्या होता समझ लीजिए। क्योंकि बहुत से राज्य हैं जहाँ पर क्या होता है कि सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती है, रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार में तो और नहीं है फैक्ट्री, तो बिहार के लोग बहुत से क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। तो अगर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति एक राज्य का दूसरे राज्य से नहीं जाएगा तो क्या होता, तो वही आपके आर्टिकल 19(4) में बोला गया है कि भारतीय संघ क्षेत्र में कहीं भी घूमने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, भारतीय संघ क्षेत्र में, भारतीय संघ क्षेत्र में कहीं पर भी आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। ये बात हो गया हमारा आर्टिकल 19(4). अब कोई व्यक्ति कहीं पे घूमने जाता है, मान लो कोई गोवा गया, और गोवा गया, वो देख रहा है कि गोवा में ना बहुत ज़्यादा क्या आ रहे पर्यटन आ रहे हैं, और उसके पास पैसा भी है, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग गोवा में क्या करते हैं, रह जाते हैं। तो आपके आर्टिकल 19(5) में क्या करता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। तो जब वह गोवा में रह गया, उसको गोवा अच्छा लग गया, तो उसने मतलब निवास तो वह कर गया, लेकिन अब बैठे बैठे पैसा तो आएगा नहीं। तो अब वह व्यक्ति सोचेगा कि क्यों ना गोवा में एक अपना होटल खोल दिया जाए। होटल खोलेंगे तो बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो इनकम होगा वह जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। अब आपके आर्टिकल 19(5) में क्या बोला गया है, मैं लिख रही हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, आर्टिकल 19(5) भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। कोई कहीं घूमने गया, उसे वह राज्य अच्छा लग गया, तो वह क्या कर सकता है, वहाँ पे निवास यानी रह सकता है। ठीक है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, तो आपके 19(4) में क्या बोला गया है कि आप भारतीय संघ में, यानी भारत का जो क्षेत्र है वह, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं पर भी। अब हमने क्या बताया, कि जब आप घूमने जाते हैं तो आपको कोई राज्य क्या होता है, अच्छा लगता है,
और आप वहीं पर क्या होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी निवास करना चाहते हैं, तो यह आपको अधिकार 19(5) में दिया गया है। जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो आपको कुछ ना कुछ रोजगार भी तो चाहिए, बिजनेस भी चाहिए ना, तो आप क्या कर लेंगे, गोवा में एक होटल खोल लेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत विदेशी टूरिज्म आते हैं, तो उनसे क्या होगा, हमारे यहाँ पे तो पैसा बहुत हम लोग कमाएंगे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 19(6) में क्या बोला गया है, आर्टिकल 19(6) में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार, तो यहाँ पे लिख लीजिए भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार एक मिनट, व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्टिकल 19 में जितने भी हमारे क्लॉज दिए गए थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि जो हमारे 6 क्लॉज दिए गए हैं उसमें क्या क्या बातें बोली गई है। तो देखो आर्टिकल 19(1) में क्या बोला गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्शन। हमने कहा कि आपको व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन व्यक्त करने का अधिकार है तो इतना नहीं व्यक्त करना है कि एकदम डूब जाना है कि किसी के खिलाफ आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे। ठीक है, सीमित मात्रा में आपको अपने को व्यक्त करना है। दूसरा क्या है, थॉट है, आपको कुछ भी सोचने का अधिकार है। तीसरा क्या है, एक्शन मतलब कुछ भी नहीं करने का अधिकार है, वो भी रीजनेबल, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कैसा रिस्ट्रिक्शन है वो भी बताएंगे। ठीक है, फिर आपके आर्टिकल 19(2) में क्या बोला गया है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक आपको इकट्ठा होने का अधिकार है। लेकिन हमने क्या कहा कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है वह आपकी भंग नहीं होनी चाहिए, जाके रोड पे कहीं पे इकट्ठा नहीं हो जाना है कि जो मान लो एम्बुलेंस है, किसी की तबीयत खराब है, एम्बुलेंस जाना चाहता है तो वो जा ही नहीं पा रही है, तो ऐसा नहीं करना है। जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको बना कर रखते हुए आपको क्या करना है, इकट्ठा होना है। ठीक है, कहीं जंगल में जाके, बगीचे में जाके इकट्ठा हो जाओ, वो अधिकार है। फिर हमारा आर्टिकल 19(3) क्या कहता है, 3 क्या बोलता है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार है आपको। 4 में क्या बोला गया है कि भारतीय संघ के क्षेत्र में कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। 4 में क्या बोला गया है, हम लोग भारत के क्षेत्र में कहीं घूम सकते हैं। अब भाई घूमने जाते हैं कहीं पर तो हमें कोई क्षेत्र अच्छा लग जाता है तो हम लोग वहाँ पे क्या सोचते हैं कि हम यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। निवास करने का अधिकार आपको 19(15) में दिया गया है। अब जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स हमारा होना चाहिए ना, तो अब हम लोग बिजनेस करेंगे। तो आपके 19(6) में क्या बोला गया है, हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का या बिजनेस करने का अधिकार है। ये होता है आपका आर्टिकल 19(1) हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल किस पे, 20 पे। तो 20 हमारा क्या बोलता है, उसे थोड़ा सा समझना है और उसे भी बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो देखो आर्टिकल 20 पहले मैं लिख रही हूँ क्या बोला गया फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये मैम ने क्या लिखवा दिया, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, थोड़ा सा भी मैं आपको समझा लूँ। ठीक है, तो देखो आर्टिकल आपके 20 में क्या बोला गया है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या देंगे, छूट देंगे। छूट कैसा देंगे, तो वह आपके आर्टिकल 20 में बताया गया है कि अपराधियों के लिए उनको दोष सिद्ध करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ छूट देंगे। तो आपके इसमें 3 बातें बताई गई है, आपको 3 तरह के छूट दिए गए हैं, मतलब 3, ये 4 नहीं है 3 है। ठीक है, 3 तरह के छूट दिए गए हैं, उसको समझना है। तो देखो पहले में क्या बोला गया है, पहले मैं लिख ले रही हूँ कि अपराधियों को 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, अपराधियों को 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है
क्योंकि अगर लैंग्वेज आपको खुद समझ में आ जाता तो आप यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, ठीक है। उस लैंग्वेज को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझाएंगे। जो आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में लिखा गया है उसी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने शब्दों में क्या करेंगे, लिखेंगे, व्यक्त करेंगे। क्योंकि आपके बस प्री का एग्जाम क्वालिफाई करके आपका तो एग्जाम होता नहीं है, आपको मेंस में भी क्वेश्चन आंसर करना रहता है। तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज हमारे बुक में लिखा गया है जो कि टफ है, उसे समझ के हम लोग क्या करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 20 में क्या बताया गया, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो हमने कहा कि आपके अपराधियों को 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। तो आपका पहला संरक्षण क्या है, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, प्रभाव कानून नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो क्या है, पहले मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगी। आपसे क्या बोला गया है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा कोई पर्सन है, मतलब कोई व्यक्ति है, और उसने क्या किया कि प्रेजेंट डे में, यानी अभी जो समय चल रहा है हमारा 2025, प्रेजेंट में वह क्या करता है, कोई अपराध करता है। तो उस व्यक्ति को जो सज़ा है वह प्रेजेंट के कानून के अनुसार ही दिया जाएगा। आपके आर्टिकल मतलब पहले प्रोविज़न में यही बताया गया कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके प्रेजेंट में कोई अपराध करता है तो उसे प्रेजेंट के कानून के हिसाब क्या दिया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। ये नहीं कि हमारे पास्ट में जो कानून बना था उसके हिसाब से देंगे, या फ्यूचर में जो कानून बनने वाला है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फ्यूचर। तो ये दोनों क्या होगा, हमारा अप्लाई नहीं होगा। यानी जो व्यक्ति आपके प्रेजेंट में क्या करता है, कोई अपराध करता है, तो उस प्रेजेंट के कानून के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, उसे सज़ा देंगे। यानी किसी व्यक्ति ने क्या किया, चोरी किया, चोरी चकारी किया, तो उसके लिए हमारे प्रेजेंट डे में सज़ा का प्रावधान क्या है। मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 वर्ष की सज़ा है, यानी 2 वर्ष तक उसको जेल में रखा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति आता है जिसके घर में चोरी हुआ है, वही बोल दे कि नहीं नहीं, पहले तो क्या होता था ना कि जो व्यक्ति चोरी करता था उसके बाल को ऐसे उसका मुंडन करवा के घोड़े के पीछे बांध के उसे पूरे गांव में ऐसे घुमाया जाता था, तो वो भी सज़ा इसको मिलना चाहिए। तो पहले के कानून के हिसाब से उसको सज़ा नहीं मिला जाएगा, मतलब नहीं दिया जाएगा। या कोई व्यक्ति बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में एक ऐसा कानून बना रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सीधे फांसी का सज़ा देंगे। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कानून आपके प्रेजेंट में उपस्थित है उसी कानून के हिसाब उस व्यक्ति को क्या करेंगे, सज़ा दिया जाएगा। तो वही आपसे बोला गया, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। यानी कानून पहले के हिसाब से, मतलब जो आपका सज़ा है वह पहले के कानून के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए, अपराधी को सज़ा वर्तमान के कानून के अनुसार ही दिया जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपराधी को सज़ा, अपराधी को सज़ा वर्तमान के कानून के अनुसार ही दिया जाएगा। वर्तमान के कानून के अनुसार ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति आज जिस समय पे उसने अपराध किया है तो आज के नियम के अनुसार, कानून के अनुसार ही उसे सज़ा दिया जाएगा। ये नहीं कि पहले इसके लिए कुछ और प्रोविज़न था तो वो भी सज़ा आज जिसको दिया जाएगा, ठीक है, नहीं, वैसा नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग हमारे क्या हमने बोला, इसमें 3 प्रोविज़न दिए गए हैं। तो तीसरा प्रोविज़न क्या बोलता है, दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब क्या हो गया, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक अपराध के लिए एक सज़ा का प्रावधान। फिर मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक सज़ा का प्रावधान, एक सज़ा का प्रावधान, ठीक है। तो देखिए आपके दूसरे प्रोविज़न में क्या बताया गया है कि दोहरी क्षति नहीं।
दोहरी क्षति का मतलब क्या हो गया कि एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति है एक अपराध करता है तो उस अपराध के लिए जो भी सजा का प्रावधान बनाया गया है वही उसे सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि अपराध एक किया और 10 अपराध का जो सजा है उससे 10 अपराधों की सजा दी जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक ही सजा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके घर में क्या होता है कि आपने कोई घर का सामान तोड़ दिया तो आपकी जो मम्मी है, मम्मी ने आपको मारा, फिर पापा आते, पापा ने भी आपको क्या किया, 2 थप्पड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी मम्मी ने मार दिया भाई, एक आपने अपराध किया, तोड़ा कुछ भी, तो मम्मी मार दी, लेकिन अब पापा का अधिकार नहीं बनता कि पापा भी आकर क्या करेंगे, उसी बात के लिए मारेंगे। ठीक है, तो वही आपसे बोला गया है कि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उसे एक ही सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि चोरी किया है तो चोरी की सजा देना है, ये नहीं कि मान लो कोई मर्डर करता है तो मर्डर के लिए जो सजा का प्रावधान बनाया गया है वो भी इसे सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो प्रोविजन बनाया गया है एक अपराध के लिए वही दिया जाएगा। तो वही आपसे बताया गया है, दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं का मतलब एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान। अब हमारे तीसरे प्रोविजन में क्या बताया गया उसे समझते हैं। ठीक है, स्व अभिशंसन नहीं, थोड़ा सा इसे समझना है। स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन नहीं का मतलब क्या हो गया कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी क्या होता है ना कि पुलिस क्या करती है ना कि बहुत हम लोग देखते हैं कि फिल्म में हम लोग देखते हैं ऐसा कि एक व्यक्ति को मारती है और उसे कबूल करने के लिए कि तुम कबूल करो कि तुमने यह क्राइम किया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसे पुलिस क्या करती है, पकड़ कर और उसे बोलती है नहीं तुम्हें अपने विरुद्ध गवाही देना है कि हमने यह क्राइम किया है, यह नहीं करना है। तो आपके आर्टिकल 20 में अपराधी को यह भी संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आप गवाही नहीं दे सकते। आपको मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। मान लो एक होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, अगर हम 3 देशों की बात करते हैं, हमारे इंडिया में क्या होता है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो अगर क्या हो गया ना कि मान लो कोई एक सामान, मान लो कोई एक भालू चोरी हो गया, तो भालू चोरी हो गया तो हमारे तीनों देश ने क्या किया, आपस में ये मतलब समझौता किया कि हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे पता करता है, मतलब कि भालू कौन व्यक्ति ने चोरी किया। तो जो हमारे चाइना है और जो जापान है वो तो क्या करते हैं ना कि अपना सैटेलाइट इमेज देखते हैं कि किस व्यक्ति ने हमारे देश में चोरी किया है भालू का। लेकिन जो हमारा इंडिया है, इंडिया के दरोगा साहब या पुलिस क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, बांधेंगे और उसको बांध कर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे, बोलेंगे कबूल करो कि भालू को हम ही ने चोरी किया है। और इंडिया जाके क्या कहेगा, हमने पता कर लिया कि हमारे देश में भालू कौन चोरी किया है। और जापान और चाइना अभी क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, जो दरोगा होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं कि नहीं तुम कबूल करो कि तुमने यह गुनाह किया है। तो उसी से क्या किया गया है, आपको आर्टिकल 20 में आपको संरक्षण दिया गया है कि आप मतलब निर्दोष व्यक्ति को ऐसे पकड़कर उससे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह क्या हो जाएगा, आपके कानून के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल दिया, आपके इंडिया में पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधर गई है हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले होता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका जो आर्टिकल 20 है वो हो गया कंप्लीट। यानी अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमने आपको बताया 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी जो व्यक्ति आज अपराध किया है तो आज के कानून के हिसाब उसको सजा दिया जाएगा, ये नहीं कि पहले और बाद के कानून के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने कहा दोहरी क्षति नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान आपके लिए बताया गया है। फिर स्व अभिशंसन नहीं, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा,
जाएगा। ये जो सारे शॉर्ट्स नोट्स है वो बनाते चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल हमारा 21 क्या बोलता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है कि आपको जीने का अधिकार है और क्या है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है। समझा रहे हैं अब। देखिए, तो आर्टिकल आपसे 21 में क्या बोला गया है, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है और आपको क्या है, प्राइवेसी का अधिकार है। प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया कि आपकी कोई भी जो निजी बात हो सकती है आपके, उसको क्या करना है, आपको छुपा कर मतलब रखने का अधिकार हो सकता है। वो निजी बात आपका आपका फ़ोन भी हो सकता है, कोई आपके ऐसे मतलब कि रोग भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग भी होता है जो कि वह क्या करता है, समाज के सामने रखना नहीं चाहता है, तो वह उसके लिए क्या हो गया, एक प्राइवेसी हो गया। तो आपके आर्टिकल 21 में वही बताया गया, राइट टू लाइफ, यानी आपको जीने का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है उससे आप छीन नहीं सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत अब ज़्यादा तो देखते हैं कि जो माँ के पेट में जो बच्ची होती है उसका हम लोग जीने का अधिकार क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अगर हमें पता चलता है बच्ची है मतलब लड़की है, तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करें, जीने का अधिकार तो छीन ही रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, एक अपराध भी कर रहे हैं। तो आपसे वही बोला गया आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, यानी सबको क्या है, जीने का अधिकार है और क्या है, आपके प्राइवेसी का अधिकार है। यानी आपकी जो कुछ निजी बातें हैं आप लोगों के बीच में शेयर नहीं करना चाहते तो ठीक है, आपकी मर्जी है, वह आपका प्राइवेसी है और आपको अधिकार है कि आप अपने प्राइवेसी को लोगों में क्या करें, लीक नहीं कर सके। आपका प्राइवेट बात है, प्राइवेट रखो। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 21 में यही बताया गया, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। अब आर्टिकल 21A में हमारा क्या बताया गया उससे समझ लेते हैं हम। आर्टिकल 21A, तो इसमें क्या बताया गया, पहले मैं लिख रही हूँ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है। ये जो आपका प्रोविज़न था, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, या आपके डीपीएसपी के आर्टिकल मेरे को लगता है 45 में रखा गया था। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि डीपीएसपी में जो भी हमारे प्रोविज़न, यानी 36 से लेके 51 तक जो भी हमारे आर्टिकल है जो कि आपके डीपीएसपी में पढ़ना है, तो यह क्या होता है हमारा, मतलब इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य अपने परिस्थितियों के अनुसार क्या करेगी, उससे लागू करेगी। तो हमने जो ये बात डीपीएसपी में रखा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, तो बहुत से राज्य इसे लागू कर रहे थे और बहुत से राज्य इसे लागू नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमने क्या किया, अपना 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया और उसे क्या कर दिया, अपने फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया। जब कोई भी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल हो जाता है तो यह राज्य का दायित्व बनता है कि उसे क्या करना है, लागू ही करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, डीपीएसपी से उठा के इसे फंडामेंटल राइट में कर दिया। आपके कौन से संशोधन के तहत, तो आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, यानी 2002 में हमने क्या कर दिया, इससे फंडामेंटल राइट में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। क्योंकि जब आपके डीपीएसपी में था तो हमने कहा कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वह उसे लागू कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि ये तो भाई मनमानी हो रहा है, कोई राज्य कर रहा है, कोई राज्य नहीं भी कर रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, अपने फंडामेंटल राइट में इसे शामिल कर दिया, ताकि सभी राज्यों का दायित्व होगा कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है भाई, उसको पढ़ने का भी अधिकार है। उससे ये नहीं कि आप कुछ ही फैक्ट्री में काम करवाओगे, यहाँ पे काम करवाओगे, घर में नौकर बना के रखे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको उसे पढ़ने का अधिकार देना है। कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो क्या है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो 6 से 14 वर्ष में उसका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो आर्टिकल 21A में यही बताया गया। अब हमारा एक लास्ट आर्टिकल बचता है आर्टिकल 22। 22 क्या बोलता है, वो भी थोड़ा सा अपराधियों के लिए कुछ क्या दिया गया है, आपके संरक्षण को दिए गए हैं, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये क्या होता है आपको मैं समझा रही हूँ। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ओहो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है मैम, क्या आपने लिख दिया। समझ में आएगा, अभी आएगा। ठीक है, देखो तो हमने क्या लिखा है, आपके आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो पहले थोड़ा सा समझना होगा गिरफ्तारी को, कि जो आपकी गिरफ्तारी होती है वह आपकी दो तरह की होती है। एक तो आपके अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, वो सभी को पता है, लेकिन एक अपराध के पहले भी क्या होती है, गिरफ्तारी, यानी उस व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता है। उस व्यक्ति पर शक रहता है कि यह व्यक्ति कल को भविष्य में क्या करने वाला है, कुछ बड़ा कांड करने वाला है। जैसे बोल सकते कि पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करने वाला है, कुछ हमारे कश्मीर में उठापटक करवाने वाला है। तो ऐसा मतलब अगर किसी व्यक्ति पर शक है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे नज़रबंद कर सकते हैं। तो उसी बात के लिए क्या है, आपके आर्टिकल 22 में बताया गया है और उनके लिए कुछ संरक्षण दिया गया है। पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिरफ्तारी दो तरह की होती है। गिरफ्तारी दो तरह की होती है पहला आपका क्या हो जाएगा, एक अपराध के बाद और दूसरा अपराध के पहले। पहला आपका हो जाएगा अपराध के बाद। जब जब अपराध के बाद होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दंड विषयक बोलते हैं। ठीक है, दंड विषयक। आपके बुक में लक्ष्मीकांत बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दंड विषयक। आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, दंड विषयक का मतलब क्या। तो हमने आपको आसान शब्दों में लिखाया है कि अपराध के बाद जब गिरफ्तारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दंड विषयक बोलते हैं। ठीक है, और एक आपकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, एक हो सकती है एक आपकी अपराध के पहले। तो यहाँ पे लिखना है, दूसरी कैसे हो सकती है, अपराध के पहले। यानी किसी व्यक्ति पर हमें अभी शक है कि वह क्या कर सकता है, भविष्य में कोई कांड कर सकता है, यानी क्राइम कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। कितने माह तक कर सकते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, अपराध के पहले गिरफ्तारी, अपराध के पहले गिरफ्तारी। तो इसको हम लोग अपने बुक में क्या देखेंगे, उसके आपके बुक में लिखा गया है दंड निवारक। दंड निवारक। अब ये वर्ड को देख के घबरा नहीं जाना है। आपको जब मेंस में आंसर लिखना होगा तो दंड विषयक और दंड निवारक को भी आप क्या कीजिएगा, ऐसे मतलब कि बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि जो गिरफ्तारी होती है वह दो तरह की होती है। एक अपराध के बाद, यानी कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके बाद उसे अरेस्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, दंड विषयक बोलेंगे। एक हमने क्या कहा, अपराध के पहले भी किसी व्यक्ति को हम लोग नज़रबंद कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दंड निवारक बोलते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो उसे किस तरह के संरक्षण दिए जाते हैं, उसी संरक्षण को हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि आपके आर्टिकल 22 में लिखा ही क्या गया है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी हम इस व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण देंगे वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अपराध के बाद गिरफ्तारी को संरक्षण। यहाँ पे लिखिए अपराध के बाद गिरफ्तारी को संरक्षण। तो इसके लिए पहला संरक्षण क्या है कि जब आप किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के आधार पर क्या करना है, उसको सूचना देना है कि हाँ भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो किस लिए अरेस्ट करें, क्योंकि आपने चोरी किया है या किसी का मर्डर किया है, तो आपको उसको बताना है कि हाँ हम आप इस कारण क्या कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले प्रोविज़न में क्या बताया गया है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।
गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। यानी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको रीजन बताना है कि आपने ये काम किया है और इस क्राइम के कारण आपको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को क्या करना है, 24 घंटा के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, यानी न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना है। और न्यायालय क्या करेगी, उसके मामले की जांच करेगी कि क्या यह सच में मतलब क्राइम किया है कि नहीं किया है, कि निर्दोष है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा गिरफ्तारी को अपराधी होगा। ठीक है, अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत। अब मान लो जो यहाँ पे समय मतलब टाइम दिया गया है वो 24 घंटे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके एक बात को भी मेंशन किया गया है कि यात्रा समय को छोड़कर, यानी यात्रा समय को छोड़कर। इसका मतलब क्या होता है अभी बता रहे, यात्रा समय को छोड़कर यात्रा समय को छोड़कर मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार में है और उसने वहाँ पे अपराध किया है और उसको लाने में ही हमें क्या हो गया, 24 घंटा हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, समय यात्रा मतलब यात्रा समय को क्या करना है, आपको छोड़ के तब 24 घंटे काउंट करना है। ठीक है, यानी जो ट्रैवल करने में उसको टाइम लगा है उसे काउंट नहीं करना है, उसे छोड़कर। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ से भी आ सकता है, उससे टाइम लग सकता है, 24 घंटा से ज़्यादा भी लग सकता है। तो वही आपसे बोला गया है यात्रा समय को छोड़कर। और जो तीसरा इसको प्रोविज़न दिया गया है यानी इसे संरक्षण दिया गया है वह क्या है कि विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार, यानी वकील से इसको क्या करना है, सलाह लेने का अधिकार इसको दिया जाएगा। तो वही आपसे बोला गया है विधि व्यवसायी से परामर्श, लिख लीजिए, सलाह अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, परामर्श लेने का अधिकार। ठीक है, यानी यह क्या कर सकता है, किसी भी एडवोकेट से क्या कर सकता है, अपना सलाह ले सकता है, वह क्या है, उसका एक अधिकार है। और फिर इसमें चौथी बात क्या बोला गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमने क्या किया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, अगर वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसे क्या करना है, 24 घंटे के अंदर उसे रिहा भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए निर्दोष पाए हुए व्यक्ति को पाए हुए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर रिहा करने का अधिकार, ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति उसका जो गुनाह है वह क्या होता है, निर्दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे क्या करना है, हमें 24 घंटा के अंदर क्या करना है, उसे रिहा करना है। तो ये तो हमने जान लिया कि जब आपकी गिरफ्तारी क्या होती है, अपराध के बाद होती है, तो उस व्यक्ति को क्या संरक्षण देंगे। लेकिन अब हमारा सेकंड क्या आता है कि जब आपकी गिरफ्तारी क्या हो, अपराध के पहले हो, तो उससे हम लोग क्या क्या संरक्षण देंगे, तो उसे बस लिख लेते हैं। ठीक है, जब गिरफ्तारी अपराध के पहले हो, तो निम्न संरक्षण दिए जाते हैं, ठीक है, पहले 2 लाइनें बस उसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जब
कोई व्यक्ति है और उससे हमने क्या किया है, नज़रबंद कर लिया है। किस आधार पे? कि वह कल को क्या कर सकता है, किसी ऐसे एक्टिविटी में संलग्न हो सकता है जो कि क्या हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आप किसी व्यक्ति को कितने माह तक आप ऐसे नज़रबंद कर सकते हो। मान लो कोई व्यक्ति निर्दोष भी तो हो सकता है और उस पर आपने शक कर लिया, तो किसी भी व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। यानी 3 मंथ क्या हो गया आपका, हो गया कि आप लोग 3 मंथ ही क्या कर सकते हैं, उससे आप नज़रबंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले में आप लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की हिरासत, किसी भी व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जब तक कि जो आपकी सलाहकार बोर्ड होती है वह उचित कारण ना बताए, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए, उचित कारण न बताए। अब इस सलाहकार बोर्ड में होते कौन है, तो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उसे याद रखना है। तो किसी भी व्यक्ति की हिरासत आप क्या कर सकते हैं, 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जब तक कि जो हमारी सलाहकार बोर्ड है कोई उचित कारण नहीं बताती है तब तक। अब इस सलाहकार बोर्ड में होते कौन है, तो हमारे उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, आपके न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो ये जो संरक्षण है उस व्यक्ति को दिया जाता है जब आपने किसी को शक के आधार पर क्या कर लिया है, नज़रबंद कर लिया है। तो ये सारी संरक्षण है। अब जो हमारी जो भी बातें बच गई है उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज जो आपका आर्टिकल ये है, यानी जो फ्रीडम है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमें एक और चीज़ को जानना था जो कि क्या है, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। पहले टॉपिक बता देते हैं कि हमें क्या पढ़ना था, वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, फ्रीडम पढ़ाया। फ्रीडम में हमने क्या पढ़ाया, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आपको किस किस की क्या है, स्वतंत्रता है। तो हमने क्या बोला था कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे क्या दिए हैं, एक हमारे व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट। इन्होंने क्या दिया है, एक आपका हार्म प्रिंसिपल दिया है। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हार्म प्रिंसिपल, उससे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में समझेंगे कि जो हमारे जॉन स्टुअर्ट है उन्होंने क्या दिया है, एक हार्म प्रिंसिपल दिया है, वो जो कि आपके फ्रीडम से क्या है रिलेटेड है कि अगर हमने स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को दिया है तो कितने तक स्वतंत्रता उसे देना सही है, और जब क्या वो चीज़ करता है तो उस पर जो कॉन्स्टेंट है, यानी जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रुकावटें लगाई जा सकती है, ठीक है, यानी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इससे अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।